So let's understand shortest remaining time first और shortest remaining job first algo with the help of a numerical. तो हमारे पास ये 4 प्रोसेसेस हैं जिनका हमको अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम गिवन है। हमको निकालना है इनका कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रेस्पॉन्स टाइम। तो इस एल्गो का क्राइटेरिया होता है बर्स्ट टाइम एंड इसका मोड है प्रीएम्प्टिव। याद रहे क्राइटेरिया का यूज हम तब करते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेसेस एक पॉइंट ऑफ टाइम पर रेडी क्यू में आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। पे सबसे पहले देखेंगे 0 पे कौन कौन से प्रोसेसेस रेडी क्यू में अराइव हुए। सो P1 इज द ओनली प्रोसेस जो कि हमारा रेडी क्यू में 0 पे अराइव हुआ है, तो उसको हम इस तरीके से यहाँ पर 1 टाइम क्वांटम तक एग्जीक्यूट कर देंगे। याद रहे यहाँ पर हम इसको 1 टाइम क्वांटम तक इसलिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं क्योंकि इसका मोड है प्रीएम्प्टिव। बिकॉज प्रीएम्प्टिव एल्गो का पूरा फंडा ये होता है कि कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया, फिर उसको रोक दिया एंड देन दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया, फिर उसको भी रोक दिया, और इस तरीके से ये चलता रहता है पूरा प्रोसेस, जिसकी वजह से कोई भी प्रोसेस सीपीयू के लिए स्टार्व नहीं करता। सो नाउ 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए हमने P1 को एग्जीक्यूट किया तो इसका बर्स्ट टाइम रिड्यूस होकर हो जाएगा 4। अब हम 1 टाइम क्वांटम पर हैं और इस टाइम पे कौन कौन से प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव हो चुके हैं। सो वो है P1 और P2। अब दोनों में से बर्स्ट टाइम किसका कम है? P2 का। P2 को हम 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट कर देंगे। सिमिलरली इसका भी बर्स्ट टाइम रिड्यूस होकर हो जाएगा 2। नाउ वी आर एट 2। अब रेडी क्यू में कौन कौन से प्रोसेस हमारे अराइव हो चुके हैं? तो वो है P1, P2 एंड P3। और तीनों में से बर्स्ट टाइम किसका कम है? P2 का। तो P2 को अगेन हम 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट कर देंगे, फिर से इसका बर्स्ट टाइम रिड्यूस होकर हो जाएगा 1। अब हम 3 पर हैं और 3 पे कौन कौन से प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव हुए हैं? क्या कोई भी नया प्रोसेस आया? नहीं, फिर से यही तीनों प्रोसेसेस हैं और तीनों में से बर्स्ट टाइम P2 का ही कम है, तो अगेन P2 ही हमारा 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसका बर्स्ट टाइम हो गया 0 एंड इट इज कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड। नाउ वी आर एट 4। अब 4 पे हमारे कौन कौन से प्रोसेस रेडी क्यू में है, या फिर कोई नया प्रोसेस हमारा रेडी क्यू में अराइव हुआ? जी हाँ, P4 भी हमारा रेडी क्यू में अराइव हो चुका है। तो तीनों में से किसका बर्स्ट टाइम कम है? वो है P4 का। तो P4 को हम यहाँ पर 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट कर देंगे और इसका बर्स्ट टाइम ही 1 है, तो ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है। नाउ वी आर लेफ्ट विद P1 एंड P3। अब हम चेक करेंगे P1 और P3 में से किसका बर्स्ट टाइम कम है। यहाँ पर तो दोनों का ही बर्स्ट टाइम सेम है, तो अब हम यहाँ पर एक स्टेप पीछे जाएंगे, यानी कि दोनों में से जिसका भी अराइवल टाइम कम होगा उसको हम यहाँ पर पहले एग्जीक्यूट करेंगे। सो अराइवल टाइम हमारा P1 का कम है, तो P1 को यहाँ पर हम 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट कर देंगे। इसका बर्स्ट टाइम रिड्यूस होकर हो जाएगा 3। अब क्योंकि हमारा कोई भी नया प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव नहीं हो रहा है और P1 और P3 में से बर्स्ट टाइम हमारा P1 का ही कम रहेगा, तो हम P1 को 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करते रहेंगे। तो इसका बर्स्ट टाइम रिड्यूस होकर हो जाएगा 2। फिर से P1 और P3 में से किसका बर्स्ट टाइम कम है? P1 का ही कम है, तो इसको 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए हम यहाँ पर फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ वी आर लेफ्ट विद 1 बर्स्ट टाइम ऑफ P1। याद रहे हम यहाँ पर एक एक करके इसको एग्जीक्यूट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एज अ बिगनर इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जब आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तब आप इसको एक बार में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगेन P1 को हम 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट कर देंगे, तो इसका बर्स्ट टाइम अब हो चुका है 0 एंड नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद P3। तो जब हमारे पास एक ही प्रोसेस है तो हम उसको पूरा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो 9 + 4 विच इज 13 एंड ऑल द प्रोसेस आर सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए प्रोसेस के राइट साइड पे जो टाइम है वही उनका कंप्लीशन टाइम है। तो P1 देखिए सबसे आखिरी बार गैंट चार्ट में कब आ रहा है, यहाँ पर, और उसके राइट साइड में क्या टाइम है? 9। तो P1 का कंप्लीशन टाइम हो जाएगा 9। P2 कहाँ पे आ रहा है लास्ट बार? यहाँ पर, और उसके राइट साइड में क्या टाइम है? 4। तो P2 का कंप्लीशन टाइम हो जाएगा 4। P3 आखिरी बार कहाँ आ रहा है? यहाँ पर, एंड उसके राइट साइड में क्या टाइम है? 13। सो P3 का कंप्लीशन टाइम हो जाएगा 13। सिमिलरली P4 का कंप्लीशन टाइम हो जाएगा 5। बात करें टर्न अराउंड टाइम की, तो ये डिफरेंस होता है CT माइनस अराइवल टाइम। फॉर P1 9 - 0 विच इज 9। For P2 4 - 1 3। For P3 13 - 2 11 will be the TAT for P3। For P4 5 - 4 1 is the TAT for P4। वेटिंग टाइम हमारा डिफरेंस होता है टर्न अराउंड टाइम और बर्स्ट टाइम का। P1 के केस में 9 - 5। याद रहे बर्स्ट टाइम हमारा जो गिवन होता है उससे डिफरेंस करते हैं इसका। तो 9 - 5 4 is the waiting time for P1। 3 - 3 0 is the waiting time for P2। For P3 11 - 4 7 एंड फॉर P4 1 - 1 0। रेस्पॉन्स टाइम डिफरेंस होता है प्रोसेस को CPU पहली बार कम मिला माइनस अराइवल टाइम। किसी प्रोसेस को CPU पहली बार कम मिला ये निकालने के लिए हम प्रोसेस के लेफ्ट साइड में जो टाइम होता है उसको देखते हैं। सो
P1 को CPU पहली बार 0 पर मिला है और उसका अराइवल टाइम है 0, सो 0 माइनस 0, 0 विल बी द रेस्पॉन्स टाइम फॉर P1। P2 के केस में CPU फर्स्ट टाइम कब मिला 1 पर और उसका अराइवल टाइम क्या है 1, सो 1 माइनस 1, 0 इज द रेस्पॉन्स टाइम फॉर P2। P3 के केस में उसको CPU पहली बार कब मिला 9 पर और उसका अराइवल टाइम क्या है 2, सो 9 माइनस 2, 7 विल बी द रेस्पॉन्स टाइम फॉर P3। सिमिलरली P4 के केस में उसको CPU पहली बार कब मिला 4 पर और उसका अराइवल टाइम क्या है 4, सो 4 माइनस 4, 0 इज द रेस्पॉन्स टाइम फॉर P4। अब अगर आपसे पूछा जाता है एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज रेस्पॉन्स टाइम, तो एवरेज TAT के केस में आप इन सब का सम करके उसको डिवाइड कर देंगे 4 के साथ। सिमिलरली इन सब का सम करके डिवाइड कर देंगे 4 के साथ और एवरेज रेस्पॉन्स टाइम के केस में इन सब का सम करके डिवाइड कर देंगे 4 के साथ। सो दिस वाज ऑल अबाउट SRTF एल्गो। थैंक यू।